नमस्कार दोस्तों, अगर आपको शुगर है और साथ में इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो मायूस मत होइए, आप अकेले नहीं हैं। मेरी प्रैक्टिस में कम से कम 50% पेशेंट्स ऐसे ही आते हैं जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है और साथ साथ में डायबिटीज़ भी होता है। तो डायबिटीज़ और शुगर और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये सब साथ साथ ही चलते हैं। जितना लोगों को डायबिटीज़ होगा उतना ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज़्यादा होएगा। और दूसरी बात, ये पूरा ट्रीटेबल है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ है तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीट नहीं हो सकता। आपका डायबिटीज़ भी ठीक हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ट्रीट हो सकता है। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली इंडिया से आज आपको डायबिटीज़ और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा कि शुगर पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इसके टेस्ट क्या क्या करने चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो ये सब जानने के लिए मेरा फुल वीडियो देखिए। देखिए, सबसे पहले तो शुगर होने से बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली बात, माइक्रो एंजियोपैथी। माइक्रो एंजियोपैथी का मतलब है कि जो पेनिस की ब्लड वेसल्स हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर शुगर जमा हो जाती है, उससे वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो उससे पेनिस में पूरा ब्लड नहीं जाता। दूसरी बात, जो नर्व्स होती हैं इरेक्शन की, उन नर्व्स की जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें भी ब्लॉकेज आ जाती है, तो नर्व्स भी ठीक से काम नहीं करती, तो न्यूरोपैथी हो जाती है। जैसे काफ़ी बारी डायबिटीज़ में देखा गया है पैरों में अल्सर हो जाते हैं। वो भी क्यों होता है? पैरों की सेंसेशन चली जाती है, पेन नहीं होती, क्योंकि नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। वैसे ही पेनिस की भी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। तीसरी चीज़, जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ होती हैं वो शुगर को यूरिन से निकालती हैं, उसकी वजह से भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और चौथी चीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको ही मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर, ये तीनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, तो इन सब की वजह से भी इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिनको भी डायबिटीज़ होता है, इन सब कारणों की वजह से उनको 4-5 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है? पेनिस में पूरा ब्लड नहीं पहुंचता, जो उसकी नर्व्स होती हैं वो ब्लॉक हो गई होती हैं, डैमेज हो चुकी होती हैं, तो सेंसेशन नहीं आती। तो इन सब की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, पेनिस में श्रिंकेज आ जाती है, पेनिस का साइज छोटा हो जाता है। वो क्यों? फिर से ब्लड सप्लाई पूरी नहीं जा रही, तो पेनिस को न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो उससे ब्लड सप्लाई कम हो गई। तीसरी चीज़, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से कई कई जगहों पर प्लैक्स बन जाते हैं, जिसे पायरनीज डिजीज़ बोलते हैं। पायरनीज डिजीज़ मतलब कि पेनिस के अंदर गांठें बन जाती हैं, तो वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो डायबिटिक्स में होता है। चौथी चीज़, डायबिटिक्स में और पायरनीज डिजीज़ पेशेंट्स में पेनिस का कर्वेचर हो जाता है। तो काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पेनिस डायरेक्शन में स्ट्रेट नहीं होता, उनका कर्वेचर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और पाँचवीं चीज़, फाइमोसिस, मतलब कि टाइट फोर स्किन। पहले स्किन ठीक थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, डायबिटीज़ की वजह से जब दवाइयाँ ले रहे हैं तो शुगर यूरिन के रास्ते जा रही है, जिससे कि स्किन हार्ड हो गई है, स्किन टाइट हो गई है, स्किन पीछे नहीं जाती, इसको फाइमोसिस कहते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स डायबिटिक पेशेंट्स में हो जाती हैं जिनको शुगर होए। अब जब आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो इन सब के क्या क्या टेस्ट करने चाहिए। सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, लिपिड प्रोफाइल, कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट और सीरम टेस्टोस्टेरोन। ये सारे ब्लड टेस्ट से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे को। इसके अलावा पेनिस का एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसे बोलते हैं पेनाइल डॉपलर टेस्ट। उसमें देखते हैं कि पेनिस की ब्लड सप्लाई कैसी है, पेनिस में इरेक्शन कैसी आ रही है, वो जो ब्लड आता है वो अंदर ही रहता है कि लीकेज हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमको पेनाइल डॉपलर से पता चल जाता है। प्लस अगर किसी को पायरनीज डिजीज़ का प्लैक है, कर्वेचर है, तो वो सब भी पेनाइल डॉपलर से पता चलता है। अब इन सब टेस्ट करने के बाद ट्रीटमेंट क्या क्या होता है इन शुगर पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। सबसे पहले तो मेडिसिन क्या करती हैं, पेनिस में ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ करती हैं, जिससे पेनिस में हार्डनेस आती है। दूसरा, वैक्यूम थेरेपी, जो बॉडी का ब्लड पेनिस में खींचती है। तीसरा, पेनाइल इंजेक्शंस, जो फिर से ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, ब्लड वेसल्स खुलती हैं, चौड़ी होती हैं, जिससे पेनिस में बॉडी का ब्लड आता है, पेनिस में हार्डनेस आती है। इसके अलावा शॉकवेव थेरेपी। शॉकवेव थेरेपी से एक तो प्लैक्स जो होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के प्लैक्स होते हैं या पायरनीज के प्लैक्स होते हैं, वो टूट सकते हैं। साथ में नई ब्लड वेसल्स बनती हैं, जिससे इरेक्शन की प्रॉब्लम रिवर्स हो सकती है। तो माइल्ड प्रॉब्लम के लिए तो ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी, लेकिन ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में सिवियर ईडी होता है जिसमें ये सब चीज़ें हेल्प नहीं करती। तो उस कंडीशन में जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है पेनाइल इम्प्लांट। पेनाइल इम्प्लांट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको पेनिस में हार्डनेस नहीं आ रही बिल्कुल, तो पेनिस के अंदर हम इम्प्लांट डाल देते हैं। जैसे कि ये फिंगर है, फिंगर के अंदर हड्डियाँ हैं, हड्डियों की वजह से फिंगर टाइट हो सकती है और इससे हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली पेनिस के अंदर जब पेनिस टाइट नहीं हो रहा तो हम इम्प्लांट डाल देते हैं, जिससे पेनिस में हार्डनेस आती है और पेनिट्रेशन हम कर सकते हैं। पेनाइल इम्प्लांट जो होता है ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सर्जरी है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कई लोगों को डर लगता है कि हम डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ की वजह से तो हमारे इम्प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, डायबिटीज़ में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब शुगर अनकंट्रोल रहती है तो इन्फेक्शन का डर होता है।
तो हमें सर्जरी के टाइम पे और सर्जरी से 1 महीना बाद तक शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए, उससे फिर इम्प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 6 साल बाद 7 साल बाद कई पेशेंट्स कहते हैं मेरे को 5-6 साल बाद जब शुगर अनकंट्रोल हो जाएगी तब इन्फेक्शन हो सकती है। 6-7 साल बाद अगर आपकी शुगर हाई होएगी, अनकंट्रोल होगी, तो आपके बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकती है। वैसे इम्प्लांट में भी इन्फेक्शन हो सकती है, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है इम्प्लांट की वजह से। इम्प्लांट की वजह से सिर्फ ज़्यादा रिस्क पहले 1 महीने में होता है, जिसमें हमारे को फुल प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि शुगर कंट्रोल रहे, शुगर ज़्यादा ना बढ़े। तो हम जब सर्जरी के लिए प्लान करते हैं कुछ प्रिकॉशन लेते हैं। सबसे पहले कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई आसपास की स्किन इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए। कंट्रोल शुगर का मतलब खाने से पहले खाली पेट या खाने के बाद 200 से कम होनी चाहिए, तभी इम्प्लांट कर सकते हैं। अगर शुगर 200 से ज़्यादा होगी तब इम्प्लांट नहीं करना चाहिए, इन्फेक्शन का डर होता है। इसके अलावा हम लोग 3 दिन पहले एंटीबायोटिक्स और डिटॉल साबुन का इस्तेमाल करने को बोलते हैं, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क और भी कम हो जाए। इसके अलावा हम पूरी असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि फाइमोसिस है, टाइट फोरस्किन है। तो हम लोग प्लान करते हैं कि इम्प्लांट और फाइमोसिस का ट्रीटमेंट एक साथ करें, या अगर किसी को कर्वेचर है या पायरनीज डिजीज है तो उसमें भी कर्वेचर करेक्शन, प्लाकेशन सर्जरी या पायरनी डिजीज का प्लैक एक्सीजन, ग्राफ्टिंग, ये सारा हम इम्प्लांट के साथ साथ एक ही टाइम पे कर सकते हैं। अब सर्जरी के टाइम पे हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं जिससे कि डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शन ना हो। पहली चीज़, कौन सा इम्प्लांट करना चाहिए, मैलेबल करें कि इन्फ्लेटेबल करें। देखिए, चाहे कुछ भी कह लें, मैलेबल के इन्फेक्शन के चांसेस इन्फ्लेटेबल से कम है, क्योंकि कम पार्ट्स होते हैं, ज़्यादा इजी सर्जरी है, जल्दी हो जाती है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो बेटर है कि मैलेबल इम्प्लांट ही कराइए, वो ज़्यादा सेफ़र होता है। लेकिन अगर आप फिर भी इन्फ्लेटेबल कराना चाहते हो तो डेफिनेटली शुगर कंट्रोल के बाद हम लोग इन्फ्लेटेबल भी कर सकते हैं। शुगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल होना चाहिए, खाने से पहले 200 से कम होना चाहिए, खाने के बाद 200 से कम होना चाहिए, और ये वाला शुगर कंट्रोल कम से कम 1 महीने तक रखना चाहिए, तभी इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है। इसके अलावा अगर आप मैलेबल सोच रहे हैं कौन सा इम्प्लांट अच्छा है, इंडियन कराएं कि टेक्ट्रा कराएं। देखिए, इम्प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हार्डनेस, और हार्डनेस टेक्ट्रा की ज़्यादा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो टेक्ट्रा ही बेटर इम्प्लांट है और आपको टेक्ट्रा इम्प्लांट कराना चाहिए। लेकिन अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है तो इंडियन इम्प्लांट में भी हार्डनेस काफ़ी अच्छी आती है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं, आप इंडियन इम्प्लांट भी करा सकते हैं। और एक प्रिकॉशन जो हम लेते हैं, हम हमेशा एंटीबायोटिक कोटिंग करते हैं इम्प्लांट्स की। सर्जरी के टाइम पे हम लोग इम्प्लांट को कवरिंग से निकाल के उसको एंटीबायोटिक में डाल देते हैं, जिससे कि एंटीबायोटिक कोटिंग हो जाए और इन्फेक्शन का कोई रिस्क ना रहे। साथ में वुंड को भी हम अच्छी तरह एंटीबायोटिक से इरिगेट करते हैं। तो ये सब हम प्रिकॉशंस लेते हैं सर्जरी के टाइम पे, जिससे कि हमारे को इन्फेक्शन ना होए। और सर्जरी के बाद पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स देते हैं, ड्रेसिंग समझाते हैं, जो 15 दिन से 1 महीने तक करनी पड़ती हैं। इसके अलावा शुगर भी 1 महीने तक कंट्रोल करनी पड़ती हैं। तो ये सब हम प्रिकॉशंस करते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर फाइमोसिस होए उसी टाइम ट्रीटमेंट करते हैं, अगर कर्वेचर हो उसी टाइम ट्रीटमेंट करते हैं, अगर पायरनीज डिजीज हो तो उसी टाइम ट्रीटमेंट करते हैं। सबका ट्रीटमेंट एक साथ करते हैं, 2 बारी में करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको शुगर है और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो घबराने की बात नहीं है, ये फुली ट्रीटेबल है। और अगर आप मेरे को इसी प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।